हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लॉ विद। तो दोस्तों, हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकंड की अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे गिरवी यानी कि प्लेट्स के बारे में। तो इसमें बेसिकली गिरवी का अर्थ और परिभाषा क्या होता है, इसके आवश्यक तत्व क्या होता है, ये दो टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। और अगले आने वाले दो वीडियो जिसमें हम गिरवी ग्रहीता के अधिकार कर्तव्य और गिरवी कर्ता के अधिकार और कर्तव्य पढ़ेंगे, और गिरवी कौन कर सकता है, गिरवी तथा उपनिधान में अंतर क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गिरवी ग्रहीता वो पर्सन होता है जिसके पास हम अपनी कोई चीज गिरवी रखवाते हैं, और गिरवी करता वो होता है जो चीज को गिरवी देता है। ठीक है, तो गिरवी और उपनिधान की जो संविदा है ये बहुत मतलब एक दूसरे से रिलेट करती हुई है। ठीक है, यानी कि इनका आपस में बहुत ज्यादा लेना देना है। तो लास्ट वाली क्लासेस में जिसमें हमने उपनिधान यानी कि निक्षेप क्या होता है, बेलमेंट क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो बेसिकली गिरवी होती क्या है। गिरवी आप नॉर्मल जिंदगी की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली भी आप जानते होंगे कि गिरवी में बेसिकली होता ये है कि मान लो आपको उधार चाहिए। गिरवी हमेशा एक चीज याद रखना, उपनिधान का मतलब होता है किसी चीज को देना और उद्देश्य पूरा होते ही उसे वापस ले लेना। समझो, जैसे मान लो आपको कोट सिलवाना है, आपका उद्देश्य है कोट सिलवाना। आपने किसी सामने वाले पर्सन को कपड़ा दिया और जैसे ही वो कोट सिल देगा आप अपना कपड़ा मतलब कोट वापस ले लोगे, बदले में उसे पैसे दे दोगे। तो ये तो हो गया उपनिधान यानी कि बेलमेंट। लेकिन जो गिरवी होता है, गिरवी में ऐसा होता है कि गिरवी उधार से संबंधित होता है। यानी कि मान लो आपको 10,000 रुपए उधार चाहिए किसी से, तो आपने 10,000 रुपए उससे उधार ले लिया और बदले में आपने उसे अपनी कोई कीमती घड़ी दे दी, अपना मोबाइल फोन दे दिया, तो उसे बोलते हैं गिरवी। लेकिन कानून की भाषा में ना ऐसे सीधे सीधे बोल नहीं सकते कि किसी को गिरवी देना ये होता है, उसे थोड़ा अलग हट के बताते हैं। ठीक है, तो अब वो परिभाषा देखो। तो भारतीय संविदा अधिनियम की अधिनियम जो 1872 में आया था, उसकी धारा 172 के अनुसार किसी उधार यानी कि किसी ऋण के भुगतान के लिए या फिर किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभूति यानी कि श्योरिटी गारंटी के रूप में किसी वस्तु का उपनिधान गिरवी कहलाता है। उपनिधान का मतलब होता है शॉर्ट टाइम के लिए किसी इंसान को अपनी कोई चीज देना और काम पूरा होते ही ले लेना। कुल मिलाकर किसी ऋण के भुगतान के लिए यानी कि कोई भी उधार लेना है, मान लो 10,000 रुपए उधार लेना है, सामने वाला कैसे देगा आपको भरोसा करके, तो आपको कोई ना कोई चीज तो गिरवी रखनी पड़ेगी ना सामने वाले को। तो कुल मिलाकर बस इतनी सी बात है कि किसी उधार को लेने के लिए या फिर किसी वचन का पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में यानी कि गारंटी के रूप में जो चीज हम उपनिधान करते हैं यानी कि जो चीज सामने वाले को देते हैं उसे गिरवी बोलते हैं। गारंटी किस लिए कि भाई हमारा फोन रखो, हमारा फोन 20,000 रुपए का है, तुम्हारे 10,000 रुपए हमने उधार लिए, हम तुम्हारा फोन हम तुम्हारे 10,000 रुपए पक्का दे देंगे, क्योंकि हम तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस देंगे और बदले में हमें हमारा फोन चाहिए। तो गिरवी का मतलब बेसिकली यही होता है, ये एक तरह की गारंटी होती है। मान लो अगर कोई किसी ने आपसे 10,000 रुपए लिए और कोई चीज गिरवी नहीं रखी, तो क्या गारंटी है वो आपके 10,000 रुपए वापस देगा या नहीं देगा। अगर मान लो 10,000 रुपए उसने लिए और 20,000 का फोन आपके पास गिरवी रख दिया, तो पूरी गारंटी है 10,000 रुपए आपको वापस देगा और अपना 20,000 का फोन लेके जाएगा। अब बेसिकली गिरवी में दो पक्ष होते हैं, एक होता है गिरवी करता जिसे बोलते हैं पॉनर, और एक होता है गिरवीदार यानी कि पौनी। गिरवी करता वो होता है जो मतलब वस्तु को गिरवी रखता है सामने वाले पर्सन के पास, यानी कि वो गिरवी करता। देखो, करता का मतलब होता है जो करता है, याद रखना। गिरवी करता जो कर रहा है यानी कि जो वस्तु गिरवी कर रहा है, गिरवी रख रहा है। तो गिरवी करता वो पर्सन होता है, पॉनर वो पर्सन होता है जो कोई वस्तु गिरवी रखता है और बदले में कुछ उधार लेता है या फिर कुछ भी इस तरह। और गिरवीदार वो पर्सन होता है जिसके पास में वस्तु गिरवी रखवाई जाती है। समझ गए गिरवी क्या है और गिरवी में कितने पक्ष होते हैं। अब इसके कुछ और मेन पॉइंट समझो। इसमें स्पष्ट होता है कि गिरवी की संविदा भी एक विशेष प्रकार का उपनिधान है, यानी कि जो गिरवी की संविदा होती है वो एक विशेष प्रकार का उपनिधान होता है। उपनिधान का मतलब किसी चीज को देना, यानी कि अगर मान लो आप 10,000 रुपए उधार ले रहे हो, तो अब आप अपना फोन दे रहे हो सामने वाले को रखने के लिए गिरवी में, या आप अपनी बाइक गिरवी रख दी पैसे उधार लेने के लिए, तो ये एक विशेष प्रकार का उपनिधान है। उपनिधान का मतलब वही होता है किसी चीज को शॉर्ट टाइम के लिए किसी इंसान को देना और काम पूरा होते ही ले लेना। और इसमें अंतर केवल उद्देश्य का है। यदि उपनिधान का उद्देश्य किसी ऋण के भुगतान या किसी वचन को पूरा करने के लिए जमानत हो तो उसे गिरवी कहा जाता है। यानी कि अगर कोई भी उपनिधान यानी कि कोई भी अगर लेन देन आप कर रहे हो और उसका जो उद्देश्य है वो उधार लेना है, ऋण का भुगतान या फिर किसी वचन से संबंधित है, तो अगर आप उसकी जमानत के लिए या एज अ गारंटी कोई चीज दे रहे हैं तो उसे गिरवी बोलते हैं। ठीक है, गिरवी कर्ता द्वारा माल यानी गिरवी करता वो होता है जो माल देता है, उसके द्वारा माल गिरवी ग्रहीता को सुपुर्द किया जाता है, यानी कि डिलीवर किया जाता है। यानी कि जो गिरवी करता है ये गिरवी ग्रहीता को कुछ ना कुछ माल एज अ गिरवी उसे देगा। ठीक है, अब एक और चीज है, अचल संपत्तियों के प्रपत्र जमानत के लिए दिए जाने पर यह बंधक कहलाती हैं, गिरवी नहीं। देखो, गिरवी केवल वो चीज रखी जा सकती है जो चल हो, जैसे कि गाड़ी, बाइक, आपका फोन, ऐसी चीजें आप गिरवी रखते हो। लेकिन जैसे मान लो आपने आपके घर के कागजात हो गए या आपकी प्रॉपर्टी के कागज बैंक वगैरह में रखे, तो इसे बंधक बोलते हैं। इसे बोलते हैं बंधक यानी कि मॉर्टेज। इसे गिरवी नहीं बोलते। गिरवी
चल संपत्ति होती है जो चल सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी लाइक कार, बाइक, आपका फोन, कोई कूलर वगैरह, ऐसी चीज अगर आप गिरवी रख रहे हो तो ये गिरवी है। लेकिन जैसे कि मान लो घर के कागजात हो गए या कोई आपका गोदाम वगैरह हो गया, ऐसी चीज जो होती है उन्हें बोलते हैं मॉर्टेज यानी कि बंधक। ये गिरवी नहीं बोलते हैं कभी भी, ठीक है, ये गिरवी की श्रेणी में नहीं आती। अब जो एक लीगल गिरवी रखना होता है ना, उसके कुछ प्रमुख तत्व होते हैं, ठीक है। पहला होता है वस्तु का परिधान, यानी कि वस्तु सामने वाले पर्सन को दी जानी चाहिए। दूसरा होता है संविदा के अंतर्गत, और तीसरा होता है ऋण के भुगतान या किसी वचन के पालन करने के लिए प्रत्याभूति के लिए। समझते हैं। पहला है वस्तु का परिधान, यानी कि वस्तु डिलीवर होनी चाहिए। तो जिस वस्तु को गिरवी रखा जाता है उसका कब्जा गिरवी ग्रहीता को दे देना इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक बात बताओ, आपने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए लेकिन कोई चीज गिरवी ही नहीं रखी, तो इम्पोर्टेंट है ना कि आप कुछ ना कुछ चीज गिरवी रखो, किसी वस्तु का परिधान करो। तो इसमें इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज को गिरवी रखना। अब इसमें केस है रेवेन्यू प्राधिकारी वर्सेस सुदर्शन पिक्चर 1968। इसमें क्या है कि इस वाद में यानी कि इस केस में एक फिल्म के निर्माता ने, फिल्म जो मेकर होता है, फिल्म मेकर ने वितरक से उधार लिया यानी कि ऋण लिया, और ये एक संविदा यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट की कि जैसे ही फिल्म तैयार हो जाएगी तो वो वितरक के पास में गिरवी रख दी जाएगी। फिल्म बनने के बाद गिरवी रखी जाएगी। ये गिरवी की संविदा नहीं मानी गई क्योंकि उस समय गिरवी रखने के लिए कोई वस्तु थी ही नहीं। तो गिरवी की संविदा के लिए इंपॉर्टेंट है कि वस्तु का परिधान हो, यानी कि कोई ना कोई चीज आपको गिरवी रखनी है और उस टाइम पे वो चीज अस्तित्व में होनी चाहिए। मान लो कोई पर्सन बाइक गिरवी रख रहा है तो बाइक होनी तो चाहिए। अब इसने यहाँ पे फिल्म गिरवी रखी, लेकिन फिल्म ना तो भाई बनी है, क्या गारंटी तुमने फिल्म बनाने के लिए पैसे दे दिए और वो बना भी दे फिल्म। तो चीज का अस्तित्व में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला वैलिड पॉइंट है वस्तु का परिधान। अब इसमें अगला है वस्तु का आधिपत्य वास्तविक या आणविक रूप से दिया जा सकता है। वस्तु का आधिपत्य यानी कि वस्तु को सौंपना। अब या तो वो वास्तविक हो, जैसे कि मान लो मैं किसी दुकान पे गई, मैं किसी इंसान के पास गई, मुझे 10,000 रुपये उधार चाहिए, तो वास्तविक रूप से मैंने अपना फोन उसके पास गिरवी रख दिया। और एक होता है आणविक। आणविक का मतलब होता है जैसे मान लो किसी गोदाम में माल है, मैं मान लो मैं 10,000 रुपये लेने गई, मेरे पास एक गोदाम है, तो मैंने उस गोदाम में बहुत सारा सामान है और गोदाम का ताला लगा के मैंने चाबी उसके पास दे दी कि लो मेरे गोदाम तुम अपने मतलब गिरवी रख लो मेरे गोदाम। तो अगर मैं इस तरह से कोई सामान दे रही हूँ जो यहाँ का वहां नहीं हो रहा तो वो कहलाएगा आणविक, और अगर मैं डायरेक्ट दे रही हूँ तो वो कहलाएगा वास्तविक, ठीक है। अगला है कभी कभी गिरवी रखने के बाद भी माल किसी विशेष उद्देश्य के लिए गिरवीकर्ता के पास ही रहने दिया जाता है। यानी कि जैसे मान लो आपके पास कोई सामान है, आपने गिरवी रख दिया, लेकिन वो गिरवी रखने वाला पर्सन रखेगा नहीं, वो बोलेगा चलो आप ही यूज कर लो। अब समझो इसे। इसमें केस है बैंक ऑफ चित्तूर लिमिटेड वर्सेस नारासिम्हुलु नायडू 1966। इस वाद में एक सिनेमा का प्रोजेक्टर जो होता है वो एक बैंक के पास गिरवी रखा गया। बैंक ने प्रोजेक्टर सिनेमा में ही रहने दिया क्योंकि यह प्रयोग में था। यह निर्णय हुआ कि गिरवी वैध थी। इसका मतलब यह है कि इस केस में क्या हुआ था, बैंक से लोन लिया था सिनेमा घर के मेंबर ने, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, सिनेमा का जो प्रोजेक्टर होता है वो बैंक में रख देते, तो बैंक ने समझाया कि यहाँ पे ये किसी काम का नहीं है, इसे आप अपने पास रख लो, लेकिन तब भी माना जाएगा कि ये गिरवी है। तो पहला जो पॉइंट है वो है वस्तु का परिधान, यानी कि वस्तु सामने वाले को सौंपनी है। दूसरा है संविदा के अंतर्गत। गिरवी रखने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि माल का जो कब्जा है वो गिरवी की संविदा के अंतर्गत दिया जाए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं कि तू ना बोल दिया हमने मान लिया हो गया, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कानून कॉन्ट्रैक्ट को मानता है। अगला है यह आवश्यक नहीं कि माल देने का कार्य तथा ऋण देने का कार्य एक ही समय में किया जाए। ऋण ले लेने के बाद भी माल दिया जा सकता है, शर्त केवल यह है कि संविदा हो गई हो कि माल बाद में दिया जाएगा। इसी प्रकार माल का कब्जा ऋण के पूर्व भी दिया जा सकता है। मतलब माल का कब्जा, इसमें बोल रहे हैं माल का कब्जा ऋण से पहले दिया जा सकता है। यानी कि मान लो कोई चीज आपको लेनी है, मान लो आपको 10,000 रुपये उधार चाहिए, तो आपने 2 दिन पहले बाइक दे दी कि भाई मुझे परसों 10,000 रुपये दे दो, इस तरह, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ऋण लेने के बाद, देखो ये वाला पॉइंट देखो, हाँ, ऋण ले लेने के बाद भी माल दिया जा सकता है। यानी कि आपने उधार ले लिया आज और अब 4-5 दिन बाद कोई चीज गिरवी रख दो, लेकिन ये डील पहले ही हो जानी चाहिए। तो पहला जो पॉइंट है वो है वस्तु का परिधान, यानी कि गिरवी में पहला तो यह है कि वस्तु आपको सामने वाले पर्सन को देनी है। दूसरा है कि कोई ना कोई संविदा, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दूसरा है ऋण के भुगतान या किसी वचन के पालन के प्रत्याभूति के लिए, यानी कि कोई भी उधार आप ले रहे हो उसकी एज अ गारंटी के रूप में, कि आपने मान लो कोई भी ऋण आपने लिया, मान लो आपने 10,000 का उधार लिया, ठीक है। अब उस 10,000 रुपए की गारंटी के लिए आप कोई चीज गिरवी रख दो, इस तरह। यही तत्व गिरवी की संविदा को उपनिधान की संविदा से अलग बनाता है। यानी कि उपनिधान की संविदा क्या है वो भाई आप पहले वाली वीडियो में देख लेना, वो ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ। तो इसमें बता रहे कि यही तत्व है जो गिरवी की संविदा को उपनिधान की संविदा से अलग बनाता है। उपनिधान में वस्तु का परिधान एक निश्चित उद्देश्य के लिए होता है तथा जब यह उद्देश्य ऋण लेना या किसी वचन के पालन की प्रत्याभूति देना होता है तो उपनिधान गिरवी का रूप ले लेता है। मतलब मैं समझाती हूँ, सुनो। उपनिधान में ये होता है कि आपने कोई चीज सामने वाले पर्सन को किसी
उद्देश्य के लिए दी और उद्देश्य पूरा होते ही आपने वो वापस ले ली। जैसे कि आपने सामने वाले पर्सन को एक कपड़ा दिया कोट सिलने के लिए, जैसे ही वो कोट सिल देगा उसका आपसे वापस ले लो। या मान लो आपके पास एक पैंट है, आपने उस पर ड्राई क्लीन करने के लिए सामने वाले पर्सन को दी, ड्राई क्लीन होते ही आप उसे वापस ले लोगे, तो उपनिधान की संविदा हुई, यानी आपने सामने वाले पर्सन को कोई चीज दी, काम पूरा होती आपने वापस ले ली। लेकिन जब उधार लेना हो, कोई भी ऋण लेना हो, उधार लेना हो, या फिर किसी भी वचन के पालन की बात आए, तब अगर आप ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसे गिरवी कहा जाएगा, तब उसे उपनिधान नहीं कहा जाएगा। सीधी सी बात। ऋण का भुगतान या वचन पालन हो जाने के पश्चात गिरवी को वस्तु गिरवीकर्ता को वापस लौटा दी जाती है। यानी कि जब मान लो, जैसे मान लो मैंने 10,000 रुपए लिए आपसे, बदले में मैंने मेरी बाइक गिरवी रख दी, तो जैसे ही मैं आपके 10,000 रुपए आपको दे दूंगी वापस, तो आपको मेरी बाइक देनी पड़ेगी। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट शर्तें हैं, कुछ अनिवार्य शर्तें हैं, समझो। पहला, चल संपत्ति, यानी कि कोई भी चीज अगर हमें गिरवी रखनी है तो वो चल संपत्ति होनी चाहिए। जैसे कि मान लो कोई भी चल वस्तु, जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, या कार, बाइक, ऐसी चल संपत्ति। या फिर कोई भी बहुमूल्य चीज, लाइक मैं अपना नेकलेस रख दूं गिरवी, या अपनी घड़ी रख दूं, इस तरह कोई भी डॉक्यूमेंट हो गए और मेरे शेयर वगैरह हो गए कंपनी के, या फिर कोई भी सरकारी दस्तावेज कुछ भी हो गए, ऐसी चीज गिरवी रख सकते हैं। दूसरा, माल पर वैधानिक अधिकार, गिरवीकर्ता का माल पर वैधानिक अधिकार होना चाहिए। इसका मतलब है कि मान लो आपने कोई बाइक या कार रखी, तो ऐसा होना चाहिए कि वो बाइक या कार आप ही की हो। ऐसा नहीं कि किसी की वो बाइक आप उठा के लाए और उसी की बाइक आपने गिरवी रख दी, नहीं, आपका माल पर वैधानिक अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का सामान उठा के लाए और वो रख दिया गिरवी। अगला है, वस्तु विक्रय योग्य होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, मान लो आपने 10,000 रुपए उधार लिए और आपने एक खराब फोन गिरवी रख दिया जिसकी मार्केट वैल्यू 0 रुपए, यानी कि वो 0 रुपए में भी नहीं बिकेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वस्तु विक्रय योग्य होनी चाहिए, यानी कि वस्तु ऐसी हो जो बिक सके। मान लो 10,000 रुपए आप उधार ले रहे हो, तो फोन ऐसा तो रखो जिसकी कीमत 10, 12, 15,000 हो, मतलब जितना आप उधार ले रहे हो उससे ज्यादा हो। तो कुल मिलाकर वस्तु विक्रय योग्य होनी चाहिए, क्योंकि जब आपने 10,000 मान लो आपने 10,000 रुपए लिए, लेकिन आप उन 10,000 रुपए का नहीं चुका पा रहे, तो सामने वाला पर्सन तो आपकी गिरवी हुई रखी वस्तु को बेचकर, गिरवी रखे हुए माल को बेचकर अपनी राशि प्राप्त करेगा ना। और आपने मान लो खराब फोन उसके यहाँ गिरवी रख दिया, तो क्या बेच लेगा भाई, उसे क्या पैसे मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। अगला इंपॉर्टेंट इसेंशियल तत्व है इसका, माल को वापस करना। जैसे ही काम पूरा हो जाए, आपने 10,000 रुपए उधार लिया, वापस दिया, तो अपना माल वापस ले लो, बात खत्म। अगला है प्रतिभूति के रूप में, जब माल का परिधान ऋण के भुगतान के लिए या वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में होता है तो इसे गिरवी कहता है। कुल मिला के सीधी सी बात है। अभी लास्ट पॉइंट में समझाया था उपनिधान में और गिरवी में जो अंतर था, तो वही है कि प्रतिभूति के रूप में, यानी कि जो हम चीज गिरवी रखते हैं वो गारंटी के रूप में रखते हैं कि ये फोन जो है ये गारंटी है कि तुमने मेरा फोन रखा तो मेरा फोन एक गारंटी कि मैं इसे लेने जरूर आऊंगा, और जब मैं इसे लेने आऊंगा तो भाई तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दे दूंगा। सो ये था आज का लेक्चर। अगर जरा सा भी समझ में आया हो तो भाई लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कोई भी दिक्कत रही हो, कोई भी टॉपिक ना समझ में आया हो। इंस्टाग्राम, ये टेलीग्राम, ये व्हाट्सएप का चैनल है, हर जगह आईडी है लॉ विद रिया नाम से। कुछ भी चीज ना समझ आई हो कमेंट कर देना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।